नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आपने बीजेपी के हर मंत्री, हर नेता, हर कार्यकर्ता के मुंह से सुना होगा कि विपक्ष को मात देने के लिए सिर्फ एक मोदी काफी है। लेकिन 5 राज्यों में नतीजे क्या आए? जो बात बीजेपी कहती थी वही बात विपक्ष का हर नेता कह रहा है। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है बल्कि नरेंद्र मोदी की जीत है। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि बीजेपी मोदी मैजिक के सहारे जीती है। तो जेडीयू कह रही है कि बीजेपी के पास देश के सबसे लोकप्रिय नेता है। लेकिन एक तरफ बीजेपी से लेकर विपक्ष तक मोदी का सिर्फ नाम है, तो दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन में जबरदस्त संग्राम भी है, क्योंकि कांग्रेस की करारी हार के बाद खुद गठबंधन के साथी कांग्रेस को कोस रहे हैं और कांग्रेस के नेता भी कांग्रेस को कोस रहे हैं। यानी अब इंडी गठबंधन पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। लेकिन 3 राज्यों में प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष को भी जीत का नुस्खा बताते हुए विपक्ष के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसलिए हार का गुस्सा निकालने की बजाय हार से सीख लेकर 9 साल की नेगेटिविटी दूर कीजिए और जनता से जुड़िए। लेकिन सवाल है कि क्या 5 राज्यों के रिजल्ट के बाद विपक्ष के लिए 2024 की चुनौती और कठिन हो गई है? आज इसी मूल सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। इस चुनाव परिणाम की गूंज सिर्फ एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं रहेगी। हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। बीजेपी का क्या स्कोर रहने वाला है इस बार 5 राज्यों में? भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हमने पहली बार देखा कि दिल्ली छोड़ के देश के प्रधानमंत्री गांव-गांव भटक रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। तो मोदी जी की तिलस्मी पे चलने वाला पार्टी है। तो ये बीजेपी की जीत नहीं, मोदी की जीत है। जब नीति ठीक ना हो, आस्था ठीक ना हो और नियत में खोट हो तो दुनिया भी देखती है और वोटर भी खास तौर पे देखता है। क्या आपको लगता है कि 24 का चुनाव उतना आसान नहीं रहेगा नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि गठबंधन के दल अब और तेजी के साथ एक होंगे? मोदी जी का मैदान में मुकाबला नहीं कर पाते जी। एक साथ आ जाओ, और एक साथ आके भी क्या हुआ, ये एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। इंडिया अलायंस का इन स्टेट इलेक्शंस में हाल रहा, अगर आगे जाके भी यही हाल रहेगा तो हम शायद बच नहीं पाएंगे। बीजेपी की जीत है और कांग्रेस की हार है, इसका इंडिया गठबंधन से कोई वास्ता नहीं। कॉन्फिडेंट है कि आने वाले समय में हम लोग फिर से इंडिया अलायंस एक साथ मिलकर एजेंडा तैयार करेगा, सीट शेयरिंग की चर्चा होगा और कैंपेनिंग की तैयारी। हर किसी का भविष्य उज्जवल है, निराश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कृपा करके बाहर के पराजय का गुस्सा सदन में मत उतारना। और जनादेश के संदेश का विश्लेषण देखिए। पॉइंट नंबर 1, विपक्ष के तमाम हमलों और आरोपों के बावजूद नरेंद्र मोदी अभी भी सबसे बड़ा लोकप्रिय चेहरा है और यह बात अब विपक्ष भी मान रहा है। अधीर रंजन चौधरी खुद कह रहे हैं मोदी की गारंटी कांग्रेस के फ्री वाले कल्चर पर, दांव पर भारी नहीं बहुत भारी पड़ी है। अब मैं बढ़ता हूं तीसरे पॉइंट की तरफ। जातिगत जनगणना का विपक्षी दांव फेल हुआ है। 80% आबादी बंटने को तैयार नहीं है, यानी इस देश का हिंदू बंटने को तैयार नहीं है, जो विपक्ष का बहुत बड़ा दांव था इस इलेक्शन से पहले। बढ़ता हूं मैं चौथे पॉइंट की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अब शब्दों के इस्तेमाल को जनता ने नकारा है। राहुल गांधी ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया, जनता ने उस शब्द को नकारा नहीं, सजा दी है कांग्रेस पार्टी को। बढ़ता हूं मैं आगे, 5वां पॉइंट। हिंदुत्व का मुद्दा चला है, सनातन को खत्म करने की बात जो इंडिया अलायंस कर रहा था उसको एक कड़ा संदेश दिया है। और अगर अभी भी सनातन को खत्म करने की बात करेंगे
तो इसका इंपैक्ट 24 में तो आएगा ही, आगे 2029 में भी देखने को मिलेगा। समूचे विपक्ष को सनातन की को समाप्त करने की बात करना महंगा पड़ रहा है भारत में, देश में। बढ़ता हूं मैं आगे। भारत जोड़ो यात्रा को 3 बड़े हिंदी भाषी राज्यों ने नकार दिया है। 3 राज्य हारते ही कांग्रेस अब दक्षिण बनाम उत्तर भारत वाला नैरेटिव रचना शुरू कर रही है, जो कि बहुत गलत और नेगेटिव है। बढ़ता हूं मैं आगे। 8वां, अगर इंडी गठबंधन रहा तो कांग्रेस को बड़ी कुर्बानी के लिए तैयार रहना होगा। तमाम बातें यही इशारा कर रही है कि कांग्रेस को अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। बढ़ता हूं मैं आगे। देश की आधी आबादी यानी महिलाओं का भरोसा बीजेपी पर लगातार बढ़ रहा है, और महत्वपूर्ण बात, भारतीय जनता पार्टी ने प्रो इनकम्बेंसी मध्य प्रदेश और एंटी इनकम्बेंसी राजस्थान, छत्तीसगढ़ वाले राज्यों में जीत दर्ज करी है। यानी कुल मिलाकर, और ये वो चेहरे हैं जिन्होंने ये जीत दर्ज कराई है। प्रधानमंत्री मोदी सबसे बड़ा चेहरा, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह, जो कि जिन्होंने रणनीति बनाई पूरे चुनाव की और मैन टू मैन मार्किंग करी, और जगत प्रकाश नड्डा, और उसके बाद ये 3 चेहरे जो राज्यों में थे। लेकिन 3 की तिकड़ी यानी मोदी, शाह और नड्डा, इसकी तिकड़ी ने कमाल करा है। हिंदी भाषी इलाके के अंदर यानी हिंदी पट्टी में कांग्रेस को साफ कर दिया है। बड़ा सवाल यह है आज का, क्या कांग्रेस दक्षिण भारत तक सिमट कर रह गई है? मेरे साथ कौन कौन जुड़ा, आइए परिचय करा देते हैं। गौरव भाटिया है मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता। मेरे साथ अनुराग भदौरिया है, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता। आचार्य प्रमोद कृष्णम है, नेता कांग्रेस पार्टी के। और तहसीन पूनावाला मेरे साथ है, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। मैं शुरुआत करता हूं गौरव भाटिया आपसे, और 40 सेकंड में आपसे जानना चाहता हूं इस जीत के मायने क्या है, क्योंकि अधीर रंजन भी कह रहे हैं कि यह जीत बीजेपी की नहीं है, यह जीत तो मोदी की है। गौरव भाटिया। सभी को नमस्कार। अमीर जी, सबसे पहले तो मैं जनता का आभार व्यक्त करूंगा जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया और सुनिश्चित किया कि एक ऐतिहासिक जीत छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भाजपा की हो। आपने कहा संदेश क्या है? संदेश आज ये है, जो बात हर नागरिक चीख चीख के कह रहा है, लेकिन जो बहरा विपक्ष है, कांग्रेस पार्टी है, सपा है, तमाम पार्टियां हैं, नहीं सुन पा रही कि उनका विश्वास नरेंद्र मोदी जी में है। और एक गारंटी नरेंद्र मोदी जी की ऐसी है कि नरेंद्र मोदी जी अगर कह देते हैं तो जनता को यह पता है कि सूर्य चाहे पूरब से निकले चाहे पश्चिम से निकले, लेकिन वो गारंटी पूरी होगी। तो एक ही गारंटी है नरेंद्र मोदी जी के, जिनके सामने सारे विपक्षी दल बौने हैं। दूसरी बड़ी बात, जो नरेंद्र मोदी जी जोड़ने की राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने कहा 4 जातियां जिनका सशक्तिकरण करना ही मेरा उद्देश्य है, मकसद है। महिला, गरीब, युवा और किसान। और दूसरी तरफ बांटने की राजनीति है, जिसमें ये लोग जात के आधार पे, धर्म के आधार पे बांट देते हैं क्योंकि इनका वोटों को फायदा होता है। उस राजनीति का सूर्य अब अस्त हो गया है। तीसरी बड़ी बात, कुछ भी करना, नरेंद्र मोदी जी को गाली मत देना। अगर नरेंद्र मोदी जी को पनौती बुलाया तो जनता ने बताया कि पनौती कौन है। नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पिछले 2 दशक से दिन रात केवल एक उद्देश्य से मेहनत करी है। पहले अपने प्रदेश गुजरात में जब मुख्यमंत्री थे उसे कैसे आगे लेके जाए, और दूसरा उन्होंने कहा कि देश को आगे पहुंचाना है, सबसे ऊपर पहुंचाना है। और अंत करूंगा एक बात कह के, लोग ये समझते थे, हम सब जानते थे कि करंट लगेगा कांग्रेस पार्टी को, लेकिन अब ये कहना गलत नहीं होगा अमीर जी कि ट्रांसफॉर्मर फूक गया है कांग्रेस पार्टी का। आत्मचिंतन का समय है। इनके अपने घटक दल इनको गाली दे रहे हैं। तहसीन पूनावाला, कांग्रेस पार्टी का ट्रांसफॉर्मर फूक गया है पूरी तरह से, जो गौरव भाटिया कह रहे हैं। और देखिए, आज की मैं बहस के 3 मुद्दे बता देता हूं। मोदी मैजिक के आगे सब फेल है। दूसरा मुद्दा, 23 की जीत 24 की में हैट्रिक की एक गारंटी है, और कांग्रेस हारी तो उत्तर बनाम दक्षिण का बंटवारा करने की बात कर रही है। और खतरे में है विपक्षी गठबंधन का भविष्य। जवाब दीजिए। अमित जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अव्वल तो गौरव भाई को और सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं को मैं बधाई देना चाहता हूँ जो प्रचंड बहुमत उनको मिली है इन 3 राज्यों में। उम्मीद करते हैं कि देश की और राज्यों की सेवा करेंगे। जी, गौरव भाई ने कहा कि मोदी जी की गारंटी
पर सारे देशवासियों को विश्वास है, इस पर मैं यकीन करता हूँ। थोड़ा सा विश्वास मणिपुर में भी दिखा देते, आज तक इंटरनेट बंद है। थोड़ा सा विश्वास उन रेसलर महिलाओं को भी दिखा देते, उनकी भी थोड़ी गारंटी ले लेते, जिन पर ब्रिजभूषण शरण सिंह ने उन महिलाओं को सेक्सुअली मोलेस्ट किया, ऐसा दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट कहती है। आज तक मुद्दे तो आप लोगों ने उठाए, पर पब्लिक को लगा कि मोदी काम कर रहे हैं हर तरफ, इसीलिए तो वो ये सब मुद्दों की तो बात हो गई। आज तो बात करते हैं ये कांग्रेस की इतनी बड़ी दुर्गति क्यों हुई है। बिल्कुल, ये सारे मुद्दे उठाए, लेकिन जहां गलती कांग्रेस की यहां हुई है, 3 या 4 उनकी जो मेन गलतियां थी। एक तो जो सनातन धर्म को उन्होंने गाली दी, वो कोई भी सहन नहीं करेगा, और मैं उनको बार बार ये बात बताता रहा, आचार्य जी ने भी बताया कि गलत था। दूसरा, जो ये कास्ट सेंसस की बात उन्होंने की, देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चलने वाला नहीं था। छत्तीसगढ़ में आपका जो अधिकतर ट्राइबल स्टेट है, और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी ओबीसी चीफ मिनिस्टर थे, उनके पहले बाबूलाल गौर साहब, या अगर आप उमा भारती जी को देखें तो वो ओबीसी समाज से आते, तो वो कार्ड वहाँ पर चलने वाला नहीं था। इसलिए जो रणनीति होती, जो स्ट्रैटेजी होती, वो स्टेट के मुताबिक होनी चाहिए। तो कांग्रेस ने भी कुछ गलतियाँ की थी। तीसरी गलती, और मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूँ, ये जो इंडिया अलायंस के जो छोटे पार्टनर्स, या छोटे पार्टनर्स गलत शब्द है, जो पार्टनर्स है, जिनकी उतनी सीट की, जिनको उतनी सीट नहीं मिलने चाहिए थे, उन्होंने उतने सीट का दबाव डाला। सीट नहीं मिलने पर जो नुकसान हुआ है, अगर वो कॉम्प्रोमाइज करते, साथ में चुनाव लड़ते, क्योंकि उनको तो 1% आधा % वोट मिला है, लेकिन फायदा भाजपा को हो गया। इशारा किसकी तरफ है? मैं सपा की तरफ कर रहा हूं। जो शब्दों का प्रयोग किया गया था कांग्रेस के नेताओं के प्रति, मुझे लगता है, बाद में ट्वीट्स डिलीट कर देते हैं, मुझे लगता है वो गलत है। कहीं ना कहीं अगर एक गठबंधन बनता है, इंडिया अलायंस बनता है, सबसे पहला तो इंडिया अखिलेश जी ने तो खुद बोला था कांग्रेस चालू पार्टी है, तो गलत है ना। एक चुनाव लड़ रहे, कमलनाथ जी एक बड़े नेता है, आप इस तरह की बात एक पार्टी के लिए करते, उस पार्टी ने जिसने आपका साथ दिया। देखिए मैं बहुत आप तो गारंटी देके गए थे कि जीत रहे हैं कमलनाथ जी 100%, और ये जीतना चाहिए था, सनातन वाला नहीं होता था, ओबीसी वाला नहीं होता। और तीसरी चीज, ये जो गठबंधन की जो हमारे पार्टीज है, जिन्होंने साथ नहीं दिया, इनको साथ देना चाहिए था। एक चीज कहता हूं, जब कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहे थे, कितने सीट सपा ने ऑफर किया था कांग्रेस को, आप बताइए। आप तो जानते हैं 10 सीट, तो आप वही सीट की अपेक्षा मध्य प्रदेश में कैसे कर सकते हैं, और कितने % आपको वोट मिले? तो अगर साथ में लड़ते तो प्रभाव पड़ता। तो कहीं ना कहीं सबको आत्मचिंतन करने की जरूरत है। इंडिया गठबंधन से बड़ी खबर आ रही है। अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उनकी बड़ी स्टेटमेंट आ रही है। कांग्रेस पर अखिलेश यादव का बहुत बड़ा हमला है। कहा कि अब अहंकार तो कम होगा, अब अहंकार खत्म हुआ होगा। टू बी प्रिसाइज, अब अहंकार खत्म हुआ होगा, परिणाम से अहंकार खत्म हुआ होगा। अखिलेश यादव ने 2 टूक कहा है। उम्मीद है कि अब रास्ता निकलेगा, यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कह रही है कि अब कांग्रेस पार्टी रास्ते पे आएगी। और क्या उनका कहने में कोट एंड कोट, उनके कहने में बहुत सारे शब्द हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम, अहंकार खत्म हुआ होगा कांग्रेस पार्टी का, अखिलेश यादव कह रहे हैं। एक सवाल पहला उठ रहा था कि भाई ये मोदी जी की जीत है, किसी ने कहा भाजपा की जीत नहीं है। तो मैं इससे सहमत नहीं हूं कि मोदी जी भी भाजपा के हैं, ये भाजपा की जीत भी है, मोदी जी की जीत। अखिलेश यादव की बात पर आपका रिएक्शन? अखिलेश यादव जी की बात पे भी मैं अपनी बात रखूंगा, लेकिन अभी अधीर रंजन चौधरी जी ने जो बोला, उन्होंने कहा ये मोदी जी की जीत है, तो उन्हें ये भी बता देना चाहिए था हार किसकी है। तो हमारी पार्टी के सारे नेता जो हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, किसके कहने पे कहते हैं, ये बड़ा विचित्र प्रश्न है, विचित्र शोध का विषय है। लेकिन अब सवाल है अखिलेश यादव जी का। अब अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि साहब अहंकार कम हुआ होगा। भाई किसका अहंकार? कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी है जिसने हमेशा रीजनल पार्टीज की सरकारें बनवाई हैं, साथ दिया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, दोनों की सरकारें बनवाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार भी पहले कांग्रेस पार्टी ने बनवाई। बिहार में लालू जी का समर्थन हमेशा किया, ममता जी को भी समर्थन दिया है, एनसीपी नेता शरद पवार जी को भी पूरा समर्थन रहा है। और राज्यों की जितनी भी पार्टियां हैं, जब बीजेपी से लड़ती हैं तो कांग्रेस पार्टी हमेशा राज्यों की रीजनल पार्टीज का साथ देती आई है। लेकिन अफसोस की बात अमीश देवगन जी ये है कि जब जब रीजनल पार्टी मजबूत हो जाती हैं तो इनका पहला निशाना बीजेपी नहीं होती है जी, इनका पहला निशाना कांग्रेस होती है। अब मुझे बताइए कि मध्य प्रदेश में
समाजवादी पार्टी के हमारे बहुत ही विद्वान प्रवक्ता बैठे हैं, उनसे खुद पूछिए कि अखिलेश यादव जी ने शुरुआत जब की तो क्या कहा कि कांग्रेस पार्टी चालू पार्टी है, कांग्रेस पार्टी धोखेबाज पार्टी। और हद तो तब हो गई जब अखिलेश यादव जी ने ये कह दिया कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मिली हुई हैं, एक हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर कांग्रेस पार्टी और भाजपा मिले हुए हैं, कांग्रेस पार्टी और भाजपा एक पार्टी है, और ये मैंने नहीं कहा, ये समाजवादी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं, तो फिर इंडिया गठबंधन में कांग्रेस का साथ देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। फिर इंडिया गठबंधन का औचित्य क्या रह गया? ना इंडिया गठबंधन का औचित्य रह गया, ना इंडिया गठबंधन का कोई अस्तित्व बचता है। क्योंकि अगर कल को आप एक मंच पे आएंगे तो लोग सवाल पूछेंगे। अमीश देवगन 10 सेकंड गंभीर बात है, तहसीन जरा मैं पूरा कर लूं भाई। आज आप कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी एक है, बड़ा लॉजिकली मैं सवाल पूछ रहा हूं, गंभीरता से पूछ रहा हूं। आज कह रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी एक है, कल एक मंच पे आके कहेंगे हम कांग्रेस के साथ हैं, तो फिर तो आप सब बीजेपी से मिले हुए हो गए ना। जवाब अनुराग। गौरव भाटिया, मैं आपके पास आना चाहता था, लेकिन क्योंकि समाजवादी पार्टी पे पॉइंटेड बात पहुंच गई, इसीलिए मैं जा रहा हूं उनके पास। अनुराग 30 सेकंड। जी देखिए, सबसे पहले तो आचार्य जी ये जो बात कह रहे हैं कि कांग्रेस को जरूरत है समाजवादी पार्टी की, रीजनल पार्टी को उत्तर प्रदेश में, भाई समाजवादी पार्टी तो अपने दम पे सरकार बनाती है उत्तर प्रदेश के अंदर में। हमने कब कहा कि कांग्रेस आए और हमारी मदद करे? अरे चूंकि भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात देश में होती है, तो हम लोग सब साथ मिलकर तो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं ना। मैंने ये कहा जब जब कांग्रेस की जरूरत पड़ी है तो हमने साथ दिया है। सुन लीजिए ना भारतीय, अरे सुन तो लीजिए, अरे सुन लीजिए मेरी बात। आपके यहाँ उत्तर प्रदेश में एक ही सीट जीती है। सुनी तो रहा हूँ, आपने कहा कि मैंने ये कहा, और वो भी समाजवादी पार्टी ने। अरे सुनते नहीं, मैंने जो कहा वो उस पे बात करो ना। मैंने ये कहा जब समाजवादी पार्टी को या रीजनल पार्टी को कांग्रेस पार्टी के समर्थन की जरूरत हुई है, कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया। मैंने कहा कांग्रेस की एक ही कैंडिडेट उत्तर प्रदेश से जीती है, वो भी समाजवादी पार्टी की मदद ना होती तो वो भी ना जीत पाती एमएलए जो आपकी है। तो समाजवादी पार्टी तो हमेशा आपकी मदद करती है कांग्रेस की। और आप कह रहे हो कि कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी नहीं खड़ी। अरे समाजवादी पार्टी समाज के अंदर में नफरत करने वाली राजनीति को देश से हटाना चाहती है, इसके लिए तो कांग्रेस को भी आगे आना पड़ेगा ना। कांग्रेस अगर इस माने अगर मध्य प्रदेश में आपके चुनाव में कांग्रेस इस धुन में रहेगी कि हमें जरूरत नहीं किसी की, हमें गठबंधन की जरूरत नहीं, हम अकेले लड़ेंगे, हमें गठबंधन का कोई साथ की जरूरत नहीं, तो फिर गठबंधन का मतलब ही क्या निकलता था? इसी बात का तो आप घमंड में थे। आपका घमंड इस बात पे था कि आप कर्नाटका जीत गए थे, आप हिमाचल जीत गए थे, आपको लग रहा है कि हमें किसी की अब जरूरत नहीं है, तो गठबंधन का धर्म आप निभा कहां रहे थे? उसलिए तो नहीं निभा रहे, तो उसकी सजा आपको जनता ने दी। जनता समझ गए कि आप भारतीय जनता पार्टी को नहीं हराना चाहते। भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते तो आप हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ते ना, तब तो ठीक है। ये बड़ा हमला है, ये बड़ा हमला है। इसमें तहसीन भी बोलना चाहते हैं, आचार्य भी बोलना चाहते हैं, लेकिन मैं गौरव भाटिया के पास जाता हूं। गौरव भाटिया, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस को अब अक्ल आ गई होगी, अहंकार खत्म हुआ होगा। मैं आऊंगा आचार्य जी आपके पास, क्योंकि आप पे सीधी टिप्पणी करी है। गौरव भाटिया, ये जो करोड़ों दर्शक आपका बेहतरीन कार्यक्रम देखते हैं ना अमीश जी, इनके मन में भी वही सवाल आ रहे हैं जो मेरे सवाल हैं। मुझे समझ में नहीं आया, तहसीन मेरे साथी हैं, छोटे भाई हैं, कांग्रेस समर्थक हैं, उनको आपने बुलवाया, फिर आप आचार्य प्रमोद जी को बुलवाते हैं, बड़े ही विद्वान नेता हैं, बड़े ही ओजस्वी प्रवक्ता भी, फिर आप ऐसी पार्टी के पास जाते हैं जिसकी साइकिल गई है टूट, जिनसे जनता गई है रूट, पंचर है उनका टायर, हवा है नहीं। और भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता गौरव जी, आचार्य जी भी आपकी बात पे मुस्कुरा रहे हैं। आज आचार्य जी भी आपकी बात पे मुस्कुरा रहे हैं और जोर जोर से हंस रहे हैं। आपके देखिए सवाल ये उठता है अरे अनुराग भाई को आज आप इस तरह, अरे अनुराग भाई सुनिए, अभी आप कांग्रेस को सीख दे रहे थे, अहंकार खत्म करिए। अब आप सुनिए, गौरव भाटिया को सुनिए। तो मैं नहीं, इन्होंने कहा साइकिल, तो मैंने कहा उसी साइकिल पे बैठ के चले, ये उसी साइकिल से ये यहाँ तक पहुंचे हैं, उसी को गाली दे रहे हैं। बताइए आप बताइए, ये हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार तो नहीं है कि जिससे आप आगे बढ़ोगे उसी को गाली देने लगोगे। साइकिल का बहुत बड़ा एहसान है। जवाब देंगे गौरव भाटिया, इंतजार करिए 30 सेकंड। गौरव भाटिया, हाँ सुनिए। अमीश जी, अभी मैंने कहा करोड़ों दर्शक आपके बेहतरीन चैनल और बेहतरीन डिबेट को देखते हैं, पूरे देश के सबसे अच्छे एंकरों में आपका नाम आता है। गली नुक्कड़ की डिबेट तो मत बनाइए ना। कोई अच्छी बात करने जा रहा है, बीच में एक आदमी आ जाए, छाती पीटने लगे, व्यक्तिगत टिप्पणियां करने लगे, ऐसा मत करिए।
अब मैं उत्तर देता हूं एक एक करके। तहसीन मेरे भाई हैं। तहसीन, याद है वो दिन जब आप कह रहे थे मध्य प्रदेश में कमलनाथ ही मुख्यमंत्री बनेंगे? जी, वही बनेंगे। हर डिबेट में आके आप कहते थे, मेरे कार्यक्रम में। तो आपके लिए अर्ज किया है, मुस्कुरा दीजिए, मुस्कुरा दीजिए। तहसीन को दिखाइए जी। जैसा मौसम हो मुताबिक उसके दीवाना हूं। मार्च में मैं बुलबुल हूं और जुलाई में मैं परवाना हूं। मतलब ऐसे रंग बदलते हैं कि अरविंद केजरीवाल भी कहेंगे मुझे मेरा शिष्य मिल गया गिरगिटान की तरह। लेकिन बड़ी बातें क्या है अमीश जी? बड़ी बातें देखिए ये है, नरेंद्र मोदी जी को आपने गाली दी, जनता ने सबक दिया। हिंदुत्व को गाली दी। मैं कभी नहीं भूलूंगा, हमारे ईश्वर महादेव के नाम पे छत्तीसगढ़ में घोटाला कर डाला। हिंदुत्व को डेंगू, मलेरिया, एड्स, कुष्ठ रोग बता डाला। और इसीलिए जनता ने कहा देखो कैसे तुम्हें भारतीय राजनीति से मिटा देंगे। तीसरी बड़ी बात, हमारे पास एक तिकड़ी है, ये ऐसी है जहां जाती है विजय लेके आती है। इनके पास गुण है जनता की सेवा करने का। नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और साथ में अमित शाह जी। और इनके पास भी एक तिकड़ी है, स्टार प्रचारक की तिकड़ी थी सोनिया गांधी, भ्रष्टाचारी, बेल पे बाहर, स्टार प्रचारक बनी पर किसी रैली पे नहीं गई। राहुल गांधी भ्रष्टाचारी, वंशवादी, सांप्रदायिक राजनीति करने वाले, मुस्लिम पार्टी कांग्रेस को बताने वाले। और वो क्या हश्र हुआ देखिए, भारत में सब जान गए हैं कोई रॉकेट लॉन्च हो जाए, ये राहुल गांधी नामक रॉकेट लॉन्च नहीं होगा। तीसरा, प्रियंका वाड्रा गांधी, क्या अपशब्द बोले थे प्रधानमंत्री के लिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का भी वक्तव्य सुन रहा था आपके चैनल पे, उन्होंने कहा ना पता चल गया किसकी क्या हैसियत है, क्या राजनीतिक कद है। ये इसलिए आवश्यक है जानना कि जनता से जुड़ के चढ़ो, ये नहीं कि ईवीएम का ठीकरा फोड़ने लगे। जवाब ले लेते हैं। यादव ने कहा कि बैलेट पेपर पे वापसी हो जानी चाहिए। बैलेट पेपर 1 महीना लग जाए काउंटिंग में तो क्या है, अमेरिका में ऐसा होता है। संजय राउत ने यही बात बोली। क्या ये नहीं कहेंगे खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, अगर तुम चुनाव नहीं जीत पाओगे तो प्रश्न उठाओगे ईवीएम पे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे। यही उदित राज तो उठा ही रहे हैं। उदित राज कह रहे हैं कि ईवीएम की वजह से हम हार गए। उदित राज तो उठा ही रहे हैं कि ईवीएम की वजह से हम हार गए। अखिलेश यादव ने भी व्यक्तिगत टिप्पणियां करी गई प्रधानमंत्री मोदी पर। राहुल गांधी ने मतलब इतनी भद्दी टिप्पणी करी, उसे सार्वजनिक मंच पे बोला भी नहीं जा सकता। प्रियंका गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पे पर्सनल अटैक करा, उन पर, उनके परिवार पर। लेकिन ये ज्योतिरादित्य की क्या शालीनता थी, उन्होंने उस तरह का वार नहीं करा, करने को वो भी वार कर सकते थे। क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकल डिसेंसी कांग्रेस पार्टी के एंड पर जो बीजेपी का आरोप है वो समाप्त कर दी गई है? अमीश भाई, मैं आपके आधे सवाल से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि पॉलिटिकल डिसेंसी हमारे मुल्क में सभी पॉलिटिकल दलों से खत्म हो रही है, शालीनता खत्म हो रही है। मैं मानता हूं कि व्यक्तिगत हमले नहीं होने चाहिए, खास करते प्रधानमंत्री पे, वे संवैधानिक पद पे बैठे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी तो व्यक्तिगत हमले किए, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे सोनिया जी हो, चाहे राहुल जी हो। किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया था सोनिया जी के लिए, जर्सी काऊ, हाइब्रिड बच्चा राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस की विधवा की तरह रो रही है, पेंशन ले रही है, इन शब्दों का प्रयोग माननीय प्रधानमंत्री ने किया था ना। और गौरव भाई, आपने मेरे पे एक शायरी बोली थी, एक चीज याद दिला दूं, एक 10 सेकंड। आप तो ढोल के सामने नाच भी रहे थे कि जीत रही है कांग्रेस। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं अब भी कह रहा हूं, लेकिन कांग्रेस का ढोल ही फट गया और हार गए। और मैं इसको विनम्रता से मानता हूं। कम से कम ये तो मैंने नहीं कहा मेरे भाई कि मैं सर मुंडवाऊंगा, ये तो मैंने नहीं कहा। कोई बात नहीं, होती है हार जीत तो चलती है मेरे भाई, आप मेरे बड़े भाई हो, आपकी बात को मैं लेता हूं दिल। गौरव 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 गौरव, दूसरी व्यक्तिगत टिप्पणी की गई है। नहीं मेरे भाई, आपने पहला की, व्यक्तिगत आपने पहला की। 1 सेकंड भी आपने पहला की। नहीं कोई बात, मैं कभी नहीं करता। मैं 1 सेकंड नष्ट नहीं करूंगा। मैं केवल एक बात कहूंगा, अमीर जी आप याद करिए, एक बड़ी ही प्रतिष्ठित मूवी है शोले। तो शोले में एक जोड़ी थी जय वीरू की जी। कांग्रेस पार्टी बता रही थी कि कमलनाथ की और दिग्विजय सिंह की जो जोड़ी है ये जय वीरू की जोड़ी है, जबकि कमलनाथ बता रहे थे कि दिग्विजय सिंह के जाके कपड़े फाड़ो। दिग्विजय सिंह कहते थे कमलनाथ के कपड़े फाड़ो। हुआ क्या, अरे कांग्रेस के कपड़े फट गए पॉलिटिकली। शिवराज जी की और ज्योतिरादित्य, मैं बात पूरी कर लूं। जी 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 गौरव,
तो हुआ ये कि जो जय वीरू की जोड़ी जिसको ये समझ रहे थे वो भाजपा में शिवराज जी और हमारे ज्योतिरादित्य जी की जोड़ी है, और इनकी जो जोड़ी थी वो गब्बर और कालिया की थी। गब्बर कालिया से कहता था कितनी सीटें हैं, कालिया कहता था 3, और वही हाल हो गया, पूरी तरह से नष्ट हो गई, तीनों प्रदेश हारे हैं। और इसी बात पे कल जो नरेंद्र मोदी जी ने प्रेरणा देते हुए जो हमें सीख दी है, वो सीख ये है, हैट्रिक हुई ना कल, अभी एक हैट्रिक बाकी है 2024 की, तीसरा टर्म जो हमारे प्रधानमंत्री ने अपनी मेहनत से कमाया है, जनता उनको अवसर देगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं इसी पर आता हूं। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, तहसीन मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि ये जीत की हैट्रिक है 3 राज्यों के अंदर, और ये 24 में भी एक हैट्रिक लगेगी, तीसरी बार मोदी सरकार आएगी। और आज सदन के अंदर ये नारे भी लगे, तीसरी बार फिर मोदी सरकार। क्या आपको लगता है? और कांग्रेस दूसरी तरफ नॉर्थ वर्सेस साउथ खेल रही है। कांग्रेस के कुछ वामपंथी नेता, माफ करिए ये मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन कांग्रेस के कुछ लेफ्ट नेता कांग्रेस को निपटाना चाहते हैं। कांग्रेस का वामपंथी करण जो हुआ है वो कांग्रेस के लिए घातक हो रहा है। कांग्रेस अब नॉर्थ वर्सेस साउथ के सहारे है। नॉर्थ वर्सेस साउथ, उत्तर भारत और दक्षिण भारत आपस में लड़ेगा क्या? देखिए अमीश जी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक भारत एक है जी। भारत को धर्म के नाम पे बांटना भी गलत है, भारत को जातियों के नाम पे बांटना भी गलत है, भारत को क्षेत्र और भाषा के नाम पर भी बांटना गलत है। भारत की एकता और अखंडता, उसके लिए कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं के बलिदान हुए हैं। इंदिरा गांधी जी की शहादत हुई, राजीव गांधी के टुकड़े हुए, और न जाने कितने लोगों की शहादत और बलिदान हुए हैं। तो कांग्रेस पार्टी के किसी नेता को भारत को इस तरह बांट करके देखना मुझे नहीं लगता ये उचित है। हो सकता उनके निजी विचार हों, लेकिन प्रश्न ये पैदा होता है अब कि भाई मोदी जी अब की बार, दूसरी बार, तीसरी बार अखिलेश जी ने कही। देखिए अखिलेश यादव जी बहुत ही बड़े नेता हैं, बड़े सम्मानित नेता हैं, लेकिन उन्हीं के बयान पर एक सवाल खड़ा होता है, और मैं बड़े सम्मान के साथ भदौरिया जी से ये सवाल पूछ रहा हूँ। आपका फ़र्ज बनता है, आपका दायित्व है कि मेरे सवाल का उत्तर उनसे दिलवाइएगा। मेरा सवाल ये है कि आज अखिलेश यादव जी ने कहा कांग्रेस पार्टी चालू पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी धोखेबाज पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी और बीजेपी मिली हुई हैं। तो क्या कल को कांग्रेस पार्टी के साथ आप खड़े होंगे? और यदि आप कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े होंगे तो देश की जनता में ये मैसेज नहीं जाएगा कि कल आप क्या कह रहे थे, आज आप क्या कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अखिलेश जी की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता महोदय को ये स्पष्ट करना चाहिए कि अगर कांग्रेस पार्टी और भाजपा मिले हुए हैं जैसा कि अखिलेश यादव कह रहे हैं, तो फिर कांग्रेस पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन का औचित्य और अस्तित्व क्या बचता है? ये मेरा एक सवाल है। जवाब मैं बताऊं, अनुराग जवाब दे दूं। देखिए अगर आप मध्य प्रदेश के अंदर में या देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते थे तभी ये गठबंधन बना था। लेकिन जब हराना तो आप चाहते हैं, आप कह रहे हैं, लेकिन जब सीटों की बात मध्य प्रदेश में हुई तो आप उस पर तालमेल नहीं बैठा रहे। इसके मतलब आप किसको जिताना चाहते हैं? आप बताइए ना। कमलनाथ जी किसको? हमने तो नहीं कहा कमलनाथ अवलनाथ, ये हम नहीं कह सकते, हमारी संस्कृति संस्कार नहीं है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप मिलकर चुनाव नहीं लड़ रहे थे मध्य प्रदेश में तो आप किसको जिताना चाह रहे थे? हम तो कह रहे थे ना कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो आइए साथ मिलकर लड़ते हैं। तब आप वहां पे हमें 2-2 बजे तक बैठाए रखेंगे, उस सीट भी नहीं देंगे, और उसके बाद जो शब्दों का भी इस्तेमाल करेंगे तो आप अपमान भी करेंगे। उसके बाद आप कहेंगे कि हम मिले हुए नहीं हैं, तो आपको क्या समझा जाए? यही समझा जाएगा ना कि आप भाई किसी भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए मध्य प्रदेश में जवाब। भाई अनुराग जी, आपको जो कांग्रेस पार्टी का बयान है या कांग्रेस पार्टी का जो व्यवहार है मध्य प्रदेश में, उसने आपके दिल को दुखाया, आपको बुरा लगा, आपको नाराजगी है, आप उस पर खफा हैं, आप उस पर नाराज हैं। लेकिन क्या आप कांग्रेस पार्टी को और बीजेपी को मिला हुआ कहेंगे? नंबर 1। और नंबर 2, अगर आपको लगता है कांग्रेस पार्टी और भाजपा मिली हुई है तो आपको ये कहना चाहिए कि हम कांग्रेस के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे, हम उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीट लड़ेंगे। कहिएगा ना आप।
अगर आप ये सोचते हैं कि कांग्रेस आपके रहमो करम पे है तो आप इस गलतफहमी को निकाल दीजिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष को आपके लोगों ने कितना भद्दा भद्दा टिप्पणी की, उसको चिरकुट कहा, गली मोहल्ले का टचपूंजिया कहा, टुच्चा कहा, लुच्चा कहा, कोई सी ऐसी गाली छोड़ी है जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष को आपने आपकी पार्टी के नेताओं ने नहीं दी? तो क्या ये बातें हमें बुरी नहीं लग रही होंगी? तो सवाल इस बात का है कि मर्यादा अगर एक तरफ से टूटती है और दूसरी तरफ से उस मर्यादा का अनुराग जवाब लुच्चा टुच्चा पता नहीं क्या क्या बोला आपने, मर्यादा क्या बोला? सुन लीजिए, गली का नेता बोला। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का आपने कितना सम्मान किया? उन्हें टुच्चा कह रहे हैं, लुच्चा कह रहे हैं, गली मोहल्ला का गुंडा कह रहे हैं। हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष को आप टटपूजिया कह रहे हैं। हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष समाज, अरे सुनिए ना, आप वो कितनी बात रिपीट करेंगे बात? आपने कांग्रेस के नेताओं का सम्मान किया। सुन तो लीजिए भाई, आप कौन बोला, मैं किसका जवाब दूं? भाई वो दोनों लोग चिल्लाने लगते हैं। मैं कह रहा हूं कि भाई आपका लड़ाई किससे है? भारतीय जनता पार्टी से, समाजवादी पार्टी से? पहले ये तय कर लीजिए, आपकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से, समाजवादी पार्टी से? आप बीजेपी से नहीं लड़ रहे, आप समाजवादी से लड़ रहे हो। इनमें सीज फायर कराइए। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि जीत की हैट्रिक लगेगी, तीसरी बार फिर बीजेपी की सरकार आएगी। यहां पे भी एक हैट्रिक लग रही है, यहां पे 3 राज्य चले गए हैं, आपस में झगड़ा हो रहा है। क्या करवा दिया है? आपकी इस जीत ने बड़ा बवाल मचा दिया है और अब आप 24 को भी कह रहे हैं कि 24 में फिर मोदी जी आ रहे हैं। मैं तो पूरी चर्चा को देख रहा था अमीश जी, ये लोग यहां पे लड़ रहे हैं, ये लोग एक साथ आएंगे कैसे? आचार्य जी को कहिए, सज्जन व्यक्ति हैं, थोड़ा पीछे हट जाएं और बच के रहें, इनके कपड़े अपने ना फाड़ते सपा वाले। और इसी तरह से वहां तहसीन मेरे भाई भी हैं। मतलब आप सोचिए, ये लोग देश चलाएंगे, देश की सेना का कंट्रोल इनके पास होगा, न्यूक्लियर बॉम्ब का कंट्रोल इनके पास होगा। जिनका खुद का दिमाग अपने कंट्रोल में नहीं है, शब्द कंट्रोल में नहीं है, ये देश को कैसे चला पाएंगे? और मैं सपा के प्रवक्ता की बात का जवाब दे देता हूं। देखिए, आप समय जितना चाहे दीजिए, आप अपनी दरिया दिली के लिए जाने जाते हैं अमीर जी, लेकिन मैं बताता हूं चुनाव के परिणाम में इनका क्या हश्र हुआ। मध्य प्रदेश में 0.46% आया टूटी फूटी पंचर साइकिल का, नोटा का आया 0.98, मतलब नोटा के आधे। वही बात है, मैंने कितनी बार बोला है कि भाई अनुराग आपके बीच में गौरव नहीं बोले, आप तहसीन के बीच में भी बोले, आप आचार्य के बीच में भी बोले। व्यक्तिगत हमला होता है तो मैं जवाब देता हूं, व्यक्तिगत हमला होता है तो बोलता हूं, व्यक्तिगत हमला नहीं बोलूंगा। ये व्यक्तिगत हमला करते हैं, हमेशा साइकिल के बारे में आप सब बोलते हैं, उसी साइकिल पे आप पहुंचते हैं, तो ये पूरा हिंदू। गौरव भाटिया ऑन स्क्रीन। गौरव भाटिया, 30 सेकंड्स मेक योर पॉइंट, देन अनुराग, मैं आपको चांस दूंगा रिबटल का। थैंक यू। देखिए, मुझे ये पता है इनको मिर्ची लगी है और मिर्ची लगनी चाहिए, क्योंकि ये वो पार्टी के नेता हैं जो दूसरी पार्टी के नेता के लिए क्या क्या बोल रहे थे, मैं बोलना नहीं चाहूंगा। अब राजस्थान पे आते हैं। क्या ट्वीट किया? राजस्थान में सीटें, हाँ, राजस्थान में इनकी सीटें आई फिर से अंडा। पहला अंडा मध्य प्रदेश में, दूसरा अंडा राजस्थान में। एसपी की सीटें थी 0.01%, 0.01%। नोटा की थी 1%। मतलब सोचिए, नोटा का 100वां हिस्सा थे ये। टूटी फूटी साइकिल वाले, पंचर साइकिल, टायर गया फट और हालत गई है इनकी घट। ये हालत है। तीसरा, छत्तीसगढ़ आते हैं, अब दर्द होगा, पकड़ लीजिए उनको। छत्तीसगढ़ में सीटें आई फिर से अंडा, 3 अंडे आए हैं, ऑमलेट बना के आपको खिलाएंगे। और वोट परसेंटेज था 0.04% और नोटा था 1.26%। अब आप मुझे बताइए, ये जो टूटी फूटी साइकिल है, जिसके पास नेता नहीं, नीति नहीं, ये क्या टक्कर लेगी किसी से? कांग्रेस पार्टी और इनकी हालत एक ही जैसी है। केवल मुस्लिम अपीजमेंट, तुष्टीकरण करेंगे, हिंदुओं को गाली देंगे और वंशवाद के ये परिचायक हैं और इसीलिए हारते हैं। और अब मैं आता हूं, ये कह रहे सब एकजुट हो जाएंगे। आपको मालूम है, 25, 40, 50 जितने दगे कारतूस इकट्ठे करने हैं कर लीजिए, सब पे से आवाज एक ही आएगी। सब इकट्ठे होते हैं, फुस, समझ गए ना क्या आवाज आएगी?
ओके अनुराग का जवाब जरूरी है। ओके गौरव यू मेड योर पॉइंट। अनुराग आपकी और आपने जहां तक बात करी आईपी सिंह ने जिन शब्दों को ट्वीट किया था वो मैंने उन शब्दों को कोट अनकोट करके बताया, क्या आपको लगता है वो जायज था? और गौरव भाटिया की बात का जवाब अनुराग जी। देखिए उस व्यक्ति की व्यक्तिगत राय हो सकती है, पार्टी की नहीं थी उसको, और उसको बोला गया डिलीट करने। कोई आदमी व्यक्तिगत रख देगा तो पार्टी उसको इंस्ट्रक्शन देती है। गलत कर रहे हो आप। पार्टी से बाहर किया आपने आईपी सिंह को? संस्कृति संस्कार नहीं है। पार्टी से बाहर किया आईपी सिंह ने एक राष्ट्रीय नेता को मंदबुद्धि कह दिया, बाहर किया। हर बात में ये तो बीजेपी ने भी कहा नहीं था। एजेंडा चलाने लगे। अरे मुझे बोलने दीजिए, अरे मेरा जवाब ले लीजिए, मेरा प्रभु जवाब ले लीजिए, मैं जवाब देता हूं। आप चिल्लाने लग जाते हैं। आप क्यों चिल्ला रहे हो भाई? मेरा तो झगड़ा बीजेपी से है। मैं कह रहा हूं कि ऐसे शब्दों का हम लोग इंडोर्स नहीं करते। कोई व्यक्तिगत राय रखता है तो उसको टोक दिया जाता है। लेकिन मैच दिखाने के लिए तो आईपी सिंह को लेके गए, फोटो भी उन्हीं की डाली। अरे सुन तो लीजिए आप, हर बात सुनने को आप तैयार नहीं है। अरे कार्यकर्ता कोई भी नेता के पीछे चला जाता है तो उसको कैसे नेता है तो नेता के पीछे कार्यकर्ता आते हैं, उसमें कौन सी बुराई है भाई? कार्यकर्ता पीछे आता ही है। दूसरी बात सुनिए, कोई भी व्यक्ति बार बार आप सोचिए, जिस रास्ते से आप निकल के आते हो, जिस साइकिल से चल के आप मुस्कुरा के हंसते हुए दिल्ली तक आते हो, फिर उस साइकिल से जब दिल्ली की मंजिल पे पहुंच जाते हो तो फिर साइकिल को कहते हो कि नहीं ये टूटी फूटी है। ऐसा कोई करता है क्या? हिंदुस्तान की संस्कृति में ऐसा है क्या? नहीं है ना। आपको सम्मान करना चाहिए, पूजना चाहिए साइकिल के, रोज पैर छूने चाहिए। साइकिल देवता, आपने मुझे यहां तक पहुंचाया है, आपने मेरी पहचान बनाई है। आज बीजेपी वाले मुझे पूछते हैं क्योंकि आपने मुझे दिया है। आप उसके पैर छुओ, उसकी पूजा करो, बजाय उसका अपमान करने की बात करते हो। ये तो प्रभु भी देख रहा है, हिंदुस्तान भी देख रहा है। आप उसका अपमान करने की कोशिश करते हो जिसने आपका सम्मान दिलाया है। और जो सम्मान दिलाने वाले का अपमान करता है उसका सम्मान कभी इस देश में तो नहीं हो सकता। बीजेपी भी इस बात को खूब भली भांत जानती होगी कि भाई ये कमल पे आज कमल के साथ है, कल कमल के सहारे यहां तक पहुंचे। फिर कमल अगर किसी तरह से मुरझा जाएगा तो फिर कहेंगे कमल मुरझा गया है, कमल कैसा है। तो ये संस्कृति संस्कार ठीक नहीं है, इसको सुधारिए। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, कभी नहीं कीजिए, क्योंकि जो आपकी मदद करता है, मदद करने वालों को हमेशा एहसान मानिए। देखिए, हर रिश्ते की नींव जो होती है ना, वो एक दूसरे के लिए सम्मान होना, एक दूसरे के साथ खड़े होना। जी मुलायम सिंह यादव जी श्रद्धेय थे और रहेंगे, और मेरे पिताजी हमेशा उनके साथ खड़े रहे और वो भी खड़े रहते थे मेरे पिताजी के साथ। लेकिन अगर ये कहेंगे साइकिल पे चल के आए तो मैं ये जरूर कहूंगा, अगर जो व्यक्ति 41 साल में वरिष्ठ अधिवक्ता बना वो अखिलेश यादव के लिए खड़ा ना होता तो अखिलेश यादव जेल में होते। तो किसके ऊपर किसका एहसान है, पहले ये जान लो मुंह खोलने से पहले। मुंह की बवासीर होना अच्छी बात नहीं है। और जो दो बड़े आपस में बात करते हैं तो बच्चे बीच में नहीं बोलते हैं। अखिलेश यादव से मैं डायरेक्ट बात कर लूंगा, आप बीच में ना बोलिए। बड़ी खबर आ रही है, क्या बात हो रही है? जी इस समय बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ का बयान है, क्योंकि मेरे को मुख्यमंत्री पद पर नहीं रखा, क्योंकि मुझे मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट में नहीं था। सीएम उम्मीदवारी पर पहली बार बोले हैं। संभव है समर्थकों में नाराजगी हो और इसीलिए कांग्रेस की हार भी हो गई, और सीएम कैंडिडेट ना बनाने से नाराजगी थी, इसीलिए कांग्रेस पार्टी हार गई। लगा होगा कि सीएम मैं नहीं बन रहा इसीलिए हरा दो, और कांग्रेस के कई सूत्र कह रहे हैं कि कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी उनके खिलाफ भी हो सकती है उनको हराने के पीछे। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ तहसीन पूनावाला है। क्या आपको लगता है कि अब कांग्रेस में भी सवाल उठेंगे और वही उसी तरह के सवाल उठ रहे हैं? जवाब, सवाल उठना जरूरी है और इस पर और सवाल उठने भी चाहिए, क्योंकि एक लोकतांत्रिक पार्टी है और ये पार्टी में कई ट्रेडिशन रही है। और जहाँ तक तेज सिंह देव जी का सवाल है, मैं बिल्कुल उस सवाल से इत्तेफाक रखता हूँ। उनके सवाल से, वे छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े नेता थे, सबसे लोकप्रिय नेता थे बघेल जी और तेज सिंह देव जी। लेकिन कहीं ना कहीं तेज सिंह देव जी को ऐसा लगा कि साइडलाइन हो। आप तमाम लोगों का शुक्रिया। लेकिन सनातन को गाली अगर तमिलनाडु में दी जा रही थी तो उत्तर प्रदेश में श्री रामचरितमानस के अस्तित्व पे भी सवाल खड़े करे जा रहे थे। ट्वीट कराया आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कि श्राप लगाए सनातन का, और वो सनातन का श्राप भारी पड़ेगा सब उन दलों पर जो सनातन और श्री रामचरितमानस के खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन जनता की अदालत में इस बार कैसे फैसले हुआ है यह आप देखिए। 2 विधानसभा सीटों के नतीजे इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। पहली विधानसभा है मध्य प्रदेश की उदयपुर सीट, जहां कांग्रेस के गौरव वल्लभ 32,771 वोट से हार गए हैं बुरी तरह। ये वही उदयपुर है व्यूअर्स, जहां कन्हैयालाल साहू का गला रेत कर, गला काट कर सरेआम
उन्हें मार दिया गया था। दूसरी सीट है छत्तीसगढ़ की साझा है, जहां पेशे से मजदूर ईश्वर साहू ने 7 बार के विधायक और बघेल सरकार के कृषि मंत्री और कांग्रेस लीडरशिप के करीबी रविंद्र चौबे को 5196 वोटों से मात दी है। ईश्वर साहू के बेटे भुवनेश्वर साहू को की बेमतारा में हुई सांप्रदायिक दंगों के दौरान हत्या कर दी गई थी। कहा जाता है कि उनके मरने पर कोई कांग्रेसी वहां नहीं गया। ईश्वर साहू को बीजेपी ने चुनाव लड़ाया और जनता की अदालत ने फैसला किया। दोनों जगह सरकारों पर वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने का, तुष्टीकरण का आरोप लगा था। यह बात साफ है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी के साथ मैं वापस आऊंगा। लेकिन इस समय ब्रेक के लिए रुकेंगे। मैं सुनील का ट्वीट पढ़ रहा हूं अपने मोटरोला फोन से। सुनील लिख रहे हैं, कांग्रेस हार से कुछ नहीं सीखती। 2024 तो क्या 2029 में भी उनका कुछ नहीं होगा, ये लिख रहे हैं सुनील। मोटरोला फोन से मैं ट्वीट पढ़ रहा हूं। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी और शिवराज सिंह चौहान सुपर डुपर एक्सक्लूसिव। में कुल 66 लोकसभा सीटें हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में इन 3 राज्यों में बीजेपी के पास केवल 197 विधायक थे, जबकि विधानसभा चुनाव के 4 महीने बाद हुए लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने 66 में 63 सीटें जीत ली थी। इस बार तो इन 3 राज्यों में बीजेपी के विधायकों का आंकड़ा 325 के पार पहुंच गया। इसलिए बीजेपी का दावा इन 3 राज्यों की सभी 66 सीटों पर पहले से ज्यादा मजबूत होगा। और इस बार के विधानसभा चुनाव में सबसे चौंकाने वाले नतीजे छत्तीसगढ़ के रहे, जहां बीजेपी की आंधी में भूपेश बघेल की कुर्सी उड़ गई। कांग्रेस को वहां करारी हार का सामना करना पड़ा। छत्तीसगढ़ में न तो चुनाव से पहले किसी ने बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी की थी, न ही मतदान के बाद किसी ने ऐसा आकलन किया था। और तो और दावा तो यह किया जा रहा है कि खुद बीजेपी को भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि उसे छत्तीसगढ़ में इतनी बड़ी जीत मिलेगी, क्योंकि सभी एग्जिट पोल कांग्रेस की ही सरकार बनने का दावा कर रहे थे। लेकिन वोटों की गिनती के बाद सभी की भविष्यवाणियां गलत साबित हो गई और उनके अहंकार को, उनके झूठे घोषणा को छत्तीसगढ़ की जनता ने भूपेश को रिजेक्ट किया। सबने ये अनुमान लगाया था कि बीजेपी को पिछली बार यानी 2018 के विधानसभा चुनाव से ज्यादा सीटें तो मिलेंगी, लेकिन जादुई आंकड़े के करीब पहुंचना मुमकिन नहीं हो पाएगा। सभी एग्जिट पोल और विश्लेषक ये मान रहे थे कि कांग्रेस इस बार भी बहुमत हासिल कर लेगी। 90 सीटों वाली विधानसभा में 5 साल पहले बीजेपी को केवल 15 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार उसने 55 सीटें हासिल कर ली, यानी कांग्रेस से 40 सीटें छीन ली। जबकि कांग्रेस के खाते में पिछली बार 68 सीटों का प्रचंड बहुमत आया था, जबकि इस बार उसे सिर्फ 35 सीटें ही मिली, यानी पिछली बार से आधी। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को मिली इस प्रचंड जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राजधानी रायपुर समेत पूरे राज्य में जमकर जश्न मनाया। ये जीत बीजेपी के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि उसने 5 साल में 15 सीटों से प्रचंड बहुमत तक का सफर तय किया। और इस चुनाव के नतीजे जैसे ही सामने आए, राजधानी रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश आसमान पर पहुंच गया। रायपुर से सामने आई तस्वीरों में पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने इस प्रचंड जीत पर खूब जश्न मनाया। हालांकि कांग्रेस को पूरी उम्मीद थी कि वो एक बार फिर बहुमत हासिल कर राज्य में सरकार बना लेगी, लेकिन बीजेपी ने बड़े से बड़े जानकारों के अनुमान को भी गलत साबित कर दिया। छत्तीसगढ़ में नतीजे सामने आते ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने भूपेश बघेल सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस के कुशासन से छत्तीसगढ़ की जनता मुक्ति चाहती थी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने इस बार उत्तर, मध्य और दक्षिण सभी इलाकों में कांग्रेस को बड़े अंतर से हराया। और इसीलिए कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू लोगों के बीच सिर चढ़कर बोला। बीजेपी ने पूरे चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री के चेहरे का ही इस्तेमाल किया था। और यहां तक कि पार्टी ने छत्तीसगढ़ में किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा भी नहीं बनाया। यही नहीं, बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के लिए अपने संकल्प पत्र का नाम ही छत्तीसगढ़ के लिए मोदी की गारंटी रख दिया। यानी भूपेश बघेल की साफ छवि के मुकाबले के लिए बीजेपी ने सीधा ब्रांड मोदी को पेश कर दिया। बीजेपी ने पूरा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी गारंटी के नाम पर लड़ा था। और यहां तक कि बीजेपी के नेता भी छत्तीसगढ़ की जीत का सेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर बांध रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की गारंटी योजना, माननीय मोदी गारंटी की जो उन्होंने दिया,
उसका एक विश्वास छत्तीसगढ़ की जनता में है। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ में दर्जनों रैलियां की, जगह जगह जाकर लोगों को बीजेपी के पक्ष में मतदान करने के लिए माहौल बनाया। उन्होंने खुद मोर्चा संभाला और कांग्रेस के खिलाफ आक्रामक कैंपेन किया। उन्होंने दुर्ग, विश्रामपुर, मुंगेली और महासमुंद समेत कई जगहों पर बड़ी रैलियां की थी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने महादेव ऐप, राज्य में भ्रष्टाचार और परिवारवाद का मुद्दा उठाया। इन मुद्दों के जरिए प्रधानमंत्री ने चुनावी मैदान में उतरकर सियासी फिजा को बदल कर रख दिया। यह उनका ही जादू था कि जिस राज्य में कांग्रेस क्लीन स्वीप की तरफ बढ़ती दिख रही थी, वहां बीजेपी ने पूरी बाजी पलट दी। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को मिली इस शानदार जीत के लिए मोदी की गारंटी को बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है। बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र ही इसी नाम से रखा था और बीजेपी का दावा है कि इस चुनाव में उसी का सबसे ज्यादा फायदा पार्टी को मिला। बीजेपी के मुताबिक मोदी की गारंटी ने राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में भी लोगों का विश्वास हासिल किया। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जो वादे बीजेपी ने किए, उन पर मतदाताओं ने पूरा भरोसा जताया। उसी का नतीजा है कि छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बीजेपी ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा करने की गारंटी। बीजेपी ने इस चुनाव में महतारी वंदन योजना का वादा किया था, जिसके तहत शादीशुदा महिलाओं को हर साल 12,000 रुपए देने की बात कही गई। इसके अलावा तेंदुपत्ता किसानों के लिए 4,500 रुपए सालाना का बोनस देने का वादा किया। भूमिहीन मजदूरों को 10,000 रुपए सालाना देने का वादा भी किया गया। युवाओं के लिए 2 साल में 1 लाख सरकारी नौकरियां देने का भी वादा किया गया था। रसोई गैस के सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी का ऐलान हुआ और 18 लाख परिवारों को मकान देने का वादा भी प्रधानमंत्री की गारंटी में शामिल रहा। माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के लोगों के बीच मोदी की गारंटी ने बड़ा असर दिखाया और इसी वजह से पार्टी ने बहुमत हासिल कर कांग्रेस को सत्ता से बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की वापसी में सबसे अहम भूमिका आदिवासी समुदाय के वोटरों की रही, क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में इस समुदाय के मतदाताओं ने कांग्रेस को झोली भर भर कर वोट दिए थे, जिसकी वजह से कांग्रेस छत्तीसगढ़ में बीजेपी को लगातार चौथी बार सरकार बनाने से रोक पाई थी। लेकिन इस बार आदिवासी समुदाय के वोटों पर बीजेपी की खास नजर थी। इसीलिए तेंदुपत्ता की खेती करने वाले किसानों के लिए बोनस का वादा भी किया गया था। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान भी आदिवासी समुदाय के मुद्दों को जोर शोर से उठाया था। आदिवासी समाज के लिए केंद्र सरकार का बजट 5 गुना बढ़ा दिया, 5 गुना। माना जाता है कि छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में 33 पर आदिवासी समुदाय के मतदाताओं का असर रहता है। ये सीटें कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर, सरगुजा और उनके आसपास के जिलों की है। और इन सीटों पर कांग्रेस ने 2018 के चुनाव में बीजेपी को बुरी तरह पटकनी दी थी। लेकिन इस बार मोदी का ऐसा जादू चला कि कांग्रेस के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। कांग्रेस ने आदिवासी प्रभाव वाली 33 विधानसभा सीटों में 28 पर 2018 में कब्जा किया था, जबकि बीजेपी के खाते में सिर्फ 3 सीटें आई थी। जबकि इस बार उन 33 सीटों में बीजेपी की 3 सीटों से बढ़कर 20 हो गई, यानी उसे 17 सीटों का फायदा हुआ। जबकि कांग्रेस की सीटें 28 से घटकर 12 पे आ गई, यानी उसे 16 सीटों का नुकसान हुआ। और मोदी की मेहनत के दम पर ही छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बीजेपी अपनी खोई सियासी जमीन वापस पाने में कामयाब रही। बीजेपी को आदिवासी मतदाताओं का साथ तो मिला ही, इसके अलावा नक्सल प्रभावित इलाकों में भी उसने खूब वोट बटोरे। जबकि छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में कांग्रेस हमेशा से मजबूत रही है। माना जाता है कि छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में 35 नक्सल प्रभावित इलाकों में आती हैं, जो बलरामपुर, महासमुंद, धमतरी, राजनांदगांव, बस्तर, कांकेर, सूरजपुर और उनके आसपास के जिलों में मौजूद है। और इन सभी सीटों पर कांग्रेस का दबदबा रहा है। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों ने हवा का ऐसा रुख बदला कि छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों की सियासी तस्वीर ही बदल गई। कांग्रेस सरकार नक्सल हिंसा को काबू करने में असफल रही। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने नक्सल प्रभावित इलाकों से बीजेपी का लगभग सफाया करते हुए 35 में 29 सीटों पर कब्जा कर लिया था, जबकि बीजेपी के खाते में सिर्फ 5 सीटें ही आई थी। लेकिन इस बार बीजेपी ने इन 35 सीटों में 18 सीटें जीत लीं, यानी उसे 13 सीटों का फायदा हुआ, जबकि कांग्रेस को 12 सीटों का नुकसान हुआ
और वो 29 से घटकर 17 पर रह गई। ब्रेकिंग न्यूज है विधानसभा चुनाव के नतीजों पर। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हुई प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। दिल्ली में बीजेपी कार्यालय में प्रधानमंत्री का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अभिवादन किया। बीजेपी कार्यालय में हुए कार्यक्रम में भाषण देते हुए प्रधानमंत्री ने दावा कर दिया कि चुनाव के परिणाम 2024 के लोकसभा में बीजेपी की हैट्रिक की गारंटी है। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। और प्रधानमंत्री ने इस मंच से जीत के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं और जनता का धन्यवाद देने के साथ विपक्ष पर तीखे हमले बोले। उन्होंने भ्रष्टाचार और परिवारवाद के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों को घेरा। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने उनका शानदार स्वागत किया। मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड प्रेजेंट्स आर पार में आज का मुद्दा। शिवराज जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। मुझे याद आता है जी, धन्यवाद, नमस्कार जी। मुझे याद आता है कि जब मैं आपका संवाद कर रहा था भोपाल के अंदर होटल ताज में, तो मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि शिवराज जी अब की बार क्या होगा, तो आपने बोला था कि अब की बार सरकार तो बनेगी ही और बड़ी कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ बनेगी। लेकिन क्या आपको लगता है इतनी बड़ी जीत का अनुमान था आपको? 150 पार? नहीं, मैं पूरी तरह से आश्वस्त था। मैं तो कंफर्टेबल इसलिए कहता था मेजॉरिटी कि वो लोग बड़बोला ना समझें, लेकिन जनता के बीच जी जो रिस्पांस मिल रहा था वो इतना जबरदस्त था कि साफ दिखाई देता था कि वो आशीर्वाद के रूप में और वोट के रूप में भी परिणत होगा। जी, लेकिन बम्पर ये जो जीत हुई है, ये शिवराज का काम बोला है या मोदी जी का मैजिक का असर है? देखिए, मोदी मैजिक हर जगह है। मोदी जी के प्रति देश और प्रदेश की जनता जी के मन में असीम श्रद्धा का भाव है, अडिग विश्वास है नरेंद्र मोदी जी। ये नाम ही ऐसे हैं नरेंद्र मोदी जी कि पत्थर पे अगर चुनावी वैतरणी पार करने के लिए नाम लिख दिया जाए जी तो सफलता का पुल तैयार हो जाता है। तो मोदी जी के प्रति जो अटूट और अडिग विश्वास, उनके प्रति श्रद्धा, इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और मैं स्वयं ये मानता हूं जी कि हम सौभाग्यशाली है कि इस युग में पैदा हुए जब नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। केंद्र सरकार के कामों का ढंग से नीचे क्रियान्वयन और प्लस राज्य सरकार के काम, ये दोनों मिलके एक पे एक 11 हो जाते हैं। क्योंकि लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है कि ये मामा का बहनों को रिटर्न गिफ्ट था। जो लाडली बहना योजना आपने चलाई वो गेम चेंजर साबित हुई, और वो रिटर्न गिफ्ट था। 160 सीटें रिटर्न गिफ्ट था भांजियों का मामा को। मैं देखता था कि अगर बहनों को 1500 रुपए की जरूरत भी पड़ जाती थी, गरीब बहनों को, तो हाथ फैलाने पड़ते थे। तब मन में एक विचार आया कि बहनों का खाता हो, उस अकाउंट में उनके हर महीने पैसे जाएं। मैं एक नोट पढ़ रहा था, मैं एक अखबार में लेख पढ़ रहा था। आपने तो एक साल में कितने दौरे करे हैं? अगर मैं उन दौरों की हिसाब किताब निकालूं तो मुझे लगता है कि 165 विधानसभाओं में तो आपने खुद ही आचार संहिता लगने के बाद प्रचार किया है। तो मतलब ये जो मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये जब इलेक्शन चल रहा था तो आपको भी तो थकान होती होगी, आपको लगता होगा कि अब ये इलेक्शन कब समाप्त हो। मामा थकता नहीं है जी, मैं लगातार काम करता रहता हूं। ये ईश्वर की कृपा है कि हमने चुनाव के पहले भी चुनाव के जैसे ही काम किया। पूरे प्रदेश का कोई कोना मैंने नहीं छोड़ा।
अनेकों तरह के कामों में लगे रहते थे और ये ईश्वर की कृपा है कि एक जज्बा, जिद और जुनून दिल में था कि मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास के लिए फिर से भाजपा की सरकार जरूरी है। मोदी जी के साथ चलने वाली सरकार चाहिए ताकि मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ सके। और इसलिए लेकिन एक बात शिवराज जी माननी पड़ेगी, गुजरात के बाद मध्य प्रदेश एक ऐसा किला हो गया है भारतीय जनता पार्टी का जिसे हिलाना नामुमकिन है। गुजरात में 150 वाली जीत और मध्य प्रदेश में भी 160 वाली जीत। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश अब भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ है और अब हमने तैयारी शुरू कर दी है लोकसभा के चुनाव की। 29 की 29 सीटें हमको जीतना है। यानी आप छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी के सपुत्र नकुलनाथ की सीट भी नहीं छोड़ेंगे। अभी तो वो मिलके गए हैं थोड़ी देर पहले आपसे, तो कमलनाथ जी जब मिलने के लिए आए तो क्या बोले? जीतना हमारा लक्ष्य है। जब पिछली बार जी उनकी ज्यादा सीट आई थी तो मैंने बधाई दी थी और एक राजनीतिक शिष्टाचार है कि भाई आप जीत गए, आपको बधाई। आप इस बार उनने मुझे बधाई दी आके और शिष्टाचार की बातें ही हुई, सामान्य शिष्टाचार की। लेकिन उनकी पार्टी के नेता तो कुछ कह रहे हैं। एक उनके नेता हैं उदित राज, वो कहते हैं कि ईवीएम की गड़बड़ हो गई इसीलिए तीनों राज्यों में बीजेपी आ गई, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। आपके बगल का राज्य है छत्तीसगढ़, वहां भी बीजेपी आ गई। फिर हम तेलंगाना क्यों छोड़ते साहब? अगर ईवीएम से हो सकता तो तेलंगाना भी हम जीत जाते। देखिए ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला मामला है। मुझे पता है कि अब ईवीएम ये शुरू होगा और इंडी गठबंधन जो जमीन पे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के सामने कहीं टिकता नहीं है, अब वो ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाएगा, एक ही राग अलापेगा, ईवीएम ने हरवा दिया, ईवीएम ने हरवा दिया। अब ये कोई बात होती है? आप हिमाचल में जीत जाओ तो ईवीएम नहीं है, अगर आप तेलंगाना में जीत जाओ तो वहां ईवीएम में गड़बड़ नहीं है। तेलंगाना में तो कह रहे हैं कि दक्षिण के राज्यों में, कर्नाटक में जीत गए भाई। शिवराज जी, तेलंगाना में तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर है इसीलिए तेलंगाना जीत गए हैं, लेकिन वो उस यात्रा का असर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नहीं देखने को मिला, लेकिन तेलंगाना में देखने को मिला। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी जी जहां जहां से निकले भारत जोड़ो यात्रा में, वो सब जगह हार गई कांग्रेस। क्या आपको लगता है कि 24 का चुनाव उतना आसान नहीं रहेगा नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि गठबंधन के दल अब और तेजी के साथ एक होंगे? उन्हें लगेगा अकेले मोदी का मुकाबला करना, बीजेपी का मुकाबला करना नामुमकिन सा होता जा रहा है। देखिए, इनके ना विचार एक हैं, ना सोच एक है, ना दिशा एक है, ना दृष्टि एक है। मोदी जी का मैदान में मुकाबला नहीं कर पाते जी। एक साथ आ जाओ, और एक साथ आके भी क्या हुआ? कमलनाथ जी कह रहे थे अखिलेश वखलेश, और वो कह रहे थे कि कांग्रेस बड़ी चालू पार्टी है। अखिलेश जी, ये एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। इंडी गठबंधन पर किसी को विश्वास नहीं है, आप ये नोट कर लीजिए अमीश जी। आज मीडिया से बात करते हुए प्रधानमंत्री ने बोला कि विपक्ष हार का गुस्सा भारत की संसद में ना उतारे, नेगेटिव पॉलिटिक्स को बंद करे जो बीते 9 सालों में उन्होंने करी है। क्या आपको लगता है कि नेगेटिव पॉलिटिक्स बहुत हावी हो गई है? राहुल गांधी ने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया प्रधानमंत्री के लिए जिस पर आपने भी बोला राहुल गांधी को कि राष्ट्रीय शर्म है राहुल गांधी। आप बताइए, इस बुद्धि को मैं क्या कहूं? क्रिकेट का मैच हो रहा है, हर एक प्रार्थना कर रहा है भारत जीते भारत जीते। खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने पीएम साहब पहुंचते हैं, खेलों को कितना बढ़ावा दे रहे हैं वो, और उस पर आप कमेंट करो। तो खेल खेल होता है भाई, कभी हारते हैं कभी जीतते हैं। क्रिकेट तो एक कहावत है, फुटबॉल बाय डांस, क्रिकेट बाय चांस। कई बार एक आधी विकेट गिर जाता तो सारे परिणाम बदल जाते हैं। भारत अभी दनादन जीत रहा है। अब अगर ऐसी कोई घटना हो गई तो भी मैंने तो ये कहा कि वो तो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हार जाए तो कुछ कहने का मौका मिल जाए। भारत हार जाए इसकी परवाह नहीं है, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कुछ कहने का मौका मिल जाए। अभी अंधा विरोध, ये शत्रुता की सीमा तक विद्वेष, यही तो नेगेटिव राजनीति है। ये कांग्रेस के हित में नहीं है, ये देश के हित में नहीं है।
सनातन को गाली, उत्तर बनाम दक्षिण, नेगेटिव पॉलिटिक्स, क्या आपको लगता है कि ये कुछ कारण रहे जिन्होंने बीजेपी को जीत दिलवाई? देखिए, ये बीजेपी विरोध में, मोदी जी के विरोध में इतने अंधे हो गए हैं जी कि सनातन तक का विरोध करने लग जाते हैं, और इसके कारण नुकसान सनातन का नहीं होता। सनातन को क्या बिगाड़ोगे आप? आदि है ना अंत है, कौन कौन आए और चले गए, सनातन अपने स्थान पर लगातार आगे बढ़ता रहा। नुकसान इन्हीं का होना है, नुकसान हुआ है ऐसी चीजों से भी। अक्सर आप गुनगुनाते हैं, तो कुछ एक लाइन गुनगुनाना चाहेंगे? आज इतना बड़ा जनता ने आपको प्यार दिया है। मैं बसाना चाहता हूं स्वर्ग धरती पर, आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर, उस नगर की हर गली तैयार करता हूं, आदमी हूं आदमी से प्यार करता हूं। शिवराज जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अमीश जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी प्रणाम, और जो दर्शक मुझे सुन रहे हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद शिवराज जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए न्यूज़ 18 नेटवर्क के साथ।